नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे कि हम उत्तराखंड की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और इसके अंतर्गत हमारे 2 लेक्चर पहले से कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वो लेक्चर ज़रूर देखें। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पंचायतों के गठन से संबंधित रहेगा और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पंचायतों के गठन पे। तो देखिए, ये जो पंचायत शब्द है 1992 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ और इसके अंतर्गत भाग 9 में एक पंचायत शब्द जोड़ा गया। ये पंचायत शब्द अपने आप में ही एक विस्तृत टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 ए से और आर्टिकल 243 ओ तक इसमें पंचायतों के गठन किस प्रकार से रहेगा और पंचायतों के जो कार्य रहेंगे, पंचायतों से संबंधित जो संस्थाएं रहेंगी, वो सब इसी आर्टिकल के अंतर्गत है। और वैसे अगर कहें तो आर्टिकल 243 जो है वो पंचायतों से संबंधित है और इसी के साथ एक अनुसूची ऐड की गई जो कि 11वीं अनुसूची बनी और इस 11वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान ने पंचायत को 29 विषय प्रदान किए। ठीक है, और साथ ही एक और आर्टिकल 40 ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 40 और इस अनुच्छेद में राज्य पंचायतों का गठन करेगा, इस बात का प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं उत्तराखंड में पंचायतों से संबंधित क्या क्या काम हुए थे, किस प्रकार की गतिविधियाँ रही थी पंचायतों के गठन के लिए। तो सबसे पहले जो राज्य में पंचायत व्यवस्था लागू हुई थी वो 1947 में हुई थी और ये हुई थी 15 अगस्त 1947 को, और जब संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। अब ये संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम किसका है? तो ये तत्कालिक यूपी सरकार का एक पंचायती अधिनियम था। उसको क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक पार्ट के रूप में उत्तराखंड था, तो इसलिए ये जो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम था ये उत्तराखंड पर भी लागू होता है। तो और साथ में ही यूपी सरकार के द्वारा जब ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तो उसके बाद 22 अप्रैल 1994 को इसे संवैधानिक निकाय के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, और साथ ही इसी तारीख को जो भारत सरकार का त्रिस्तरीय पंचायती कानून था वो राज्य में लागू हुआ और साथ में जो वर्तमान में राज्य में जो पंचायती व्यवस्था चल रही है वो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था चल रही है। यानी कि यहाँ पे जो शासन के नियम होंगे वो 3 स्तर में फॉलो किए जाएंगे। तो अब हम इन पंचायती राज व्यवस्था की इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है इसके अंतर्गत एक जिला पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत और एक ग्राम पंचायत, ये 3 होती है। और जो जिला पंचायत होता है वो राज्य का शीर्षस्थ निकाय होता है। यानी कि अगर हम टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें, मतलब ऊपर से अगर नीचे की ओर देखें, तो सबसे पहले जिला पंचायत आएगा, फिर उसके बाद क्षेत्र पंचायत आएगा और फिर निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत आएगी। और साथ में जब राज्य का गठन हो गया था तो उसके बाद मार्च 2008 में पंचायत संशोधन अधिनियम लाया गया और जिसके अंतर्गत महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दिया गया। उससे पहले जो आरक्षण था वो महिलाओं के लिए 33% था और साथ ही जो संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है वो 33% का आरक्षण अनिवार्य दिया है। आप इससे अधिक तो आरक्षण कर सकते हो, जैसे कि उत्तराखंड ने किया 50% कर दिया, लेकिन इससे कम नहीं कर सकते, ये संविधान में वर्णित है। तो अब हम बात करेंगे जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है उसका जो पहला निकाय है जिला पंचायत, उसके बारे में। तो जिला पंचायत राज्य का शीर्षस्थ निकाय है, जो जैसा हमने अभी डिस्कस किया था। तो इसके जो सदस्य होते हैं
वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा चुने जाते हैं। अब प्रत्यक्ष विधि कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो जिले की जो 18 से अधिक आयु की जनता होगी या जो मतदाता होंगे उनके द्वारा मतदान किया जाएगा और उसके द्वारा ये सदस्य चुने जाएंगे। लेकिन इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे उनका चुनाव ये जो चुने हुए सदस्य हैं, ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनके द्वारा किया जाएगा और ये अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो जनता की भागीदारी है वो सीधी नहीं, मतलब एकदम प्रत्यक्ष ना होकर या सीधे ना होकर अप्रत्यक्ष रूप में होगी। और जो जिले के सभी प्रमुख होते हैं, जैसे कि किसी जिले का एमएलए हो गया यानी कि विधायक हो गया या एमपी हो गया, इसके पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि पहले से इनका चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन जब इनकी बैठक होगी तो ये लोग यानी कि एमएलए और एमपी, ठीक है, ये लोग इनकी जो बैठकें होती है उनमें भाग ले सकते हैं, उनमें मतदान कर सकते हैं। लेकिन अगर जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा रहा हो तो उस समय ये अपना मत नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जो जिला पंचायत का जो सचिव होता है वो पंचायती राज अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी होता है। और जिला पंचायत 6 प्रकार की समितियां बना सकते हैं। तो और ये समितियां नियोजन और विकास समिति से संबंधित योजनाएं यानी कि जो प्लानिंग करनी है, जिला स्तर पर जो प्लानिंग की जाती है वो ये समिति करती है। और एजुकेशन से संबंधित जो नियम बनाने या कानून बनाने हैं वो इस शिक्षा समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। उसके बाद फिर ये प्रशासनिक समिति आती है, फिर निर्माण निकाय समिति हो गया, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति हो गया, और जल प्रबंधन और जैव विविधता प्रबंधन यानी कि राज्य में जो जल प्रबंधन देखना है और जो जैव विविधता का प्रबंधन करना है वो जल प्रबंधन और जैव विविधता समिति देखती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्र पंचायत की। यह जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसका मध्यवर्ती निकाय है और इसके जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है उनके द्वारा चुने जाते हैं। और ये भी ग्राम सभा, यहाँ पर ध्यान रखना कि जिले में पूरी जिले के जो पूरा जिला है ये जिले के पूरे सदस्यों के द्वारा यानी कि जो मतदाता है 18 वर्ष से अधिक आयु वाले उनके द्वारा जिला पंचायत सदस्यों की निर्वाचन किया जाता है। लेकिन अगर हम क्षेत्र पंचायत की बात करें तो ये एक ग्राम सभा के 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। और क्षेत्र पंचायत में जो सदस्यों की कुल संख्या होती है वो कम से कम 20 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 40 होनी चाहिए। और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और सामान्यतः हम जो क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष होते हैं उनको प्रमुख नाम से संबोधित करते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं उसको उप प्रमुख नाम से संबोधित करते हैं। और इसका यानी कि जो क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है वो बीडीओ यानी कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसका सचिव होता है। और इसमें भी सेम जिला पंचायत की तरह ही एमएलए एमपी बैठक में भाग ले सकते हैं, मतदान भी कर सकते हैं। लेकिन जब क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित किया जा रहा है तो उस समय ये लोग मतदान नहीं कर पाएंगे। अब अगला हमारा जो आता है वो ग्राम पंचायत के बारे में है। देखो, ग्राम पंचायत गठन की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि वहाँ पे जो आबादी है या वहाँ पे जनसंख्या है। तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 500 और अधिक से अधिक 10,000 जनसंख्या होनी चाहिए। और मैदानी क्षेत्र में कम से कम 1000 और अधिकतम 10,000 की जनसंख्या होनी चाहिए, तब जाके ग्राम पंचायत का गठन हुआ। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि जो ग्राम प्रधान होते हैं उनकी नियुक्ति और उसके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो
प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होती है, मतलब इनके जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है और सदस्यों का भी चुनाव होता है। अब ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम आयु रखी गई है, मिनिमम जो उम्र रखी गई है वो 21 वर्ष रखी गई है, यानी कि जो 21 वर्ष से कम का व्यक्ति ग्राम प्रधान का चुनाव या ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। और ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है, ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है कि अगर किसी क्षेत्र को ग्राम पंचायत घोषित करना है तो यह काम राज्य सरकार करेगी, न कि राज्यपाल। राज्यपाल ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगी राज्य सरकार। और अनुसूची 11 में, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि अनुसूची 11 में जो कुल 29 विषय हैं उनमें से 14 विषय ग्राम पंचायत के लिए आरक्षित किए गए हैं। और नेक्स्ट है कि पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसे समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। और इस कंडीशन में यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है कि अगर 5 वर्ष की अवधि खत्म होने में 6 माह से अधिक का समय है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अगर जैसे चुनाव 2017 में हुए थे और 2022 तक चलेंगे, ठीक है, तो अगर पंचायत 2020 में विघटित हो जाती है तो उसका जो चुनाव होगा वो जरूरी होगा, यानी कि नए चुनाव कराने आवश्यक है। लेकिन अगर 2022 में इसका पीरियड ख़त्म हो रहा है और ये जनवरी या फरवरी 2022 में अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में चुनाव कराने आवश्यक नहीं है, चुनाव नहीं किए जा सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो नई पंचायत गठित होगी, यानी कि अगर हम यहाँ पे पहले वाले सिनारियो पे देखें, अगर यहाँ पे चुनाव होता है और जो नई पंचायत बनती है तो वह केवल बचे हुए समय के लिए कार्यरत रहेगी। यानी कि जैसे यहाँ पे 2017 से 2022 तक में नए चुनाव होने थे तो अगली बार नई पंचायत बनी, लेकिन नई पंचायत बनने के बाद भी 2022 में ही नए चुनाव कराए जाएंगे, ठीक है। और राज्यपाल प्रत्येक 5 साल के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायत की वित्तीय स्थिति का आकलन करेगा, ठीक है। तो ये हमने पंचायतों की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी उसको हमने पढ़ा। और उसके बाद पंचायत से संबंधित जो प्रमुख संविधान में अनुच्छेद बताए गए हैं उनकी अब चर्चा करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड आयोग के द्वारा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है और पंचायतों का चुनाव किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आर्टिकल 243 है उसके अंतर्गत पंचायतों की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 243A के अंतर्गत ग्राम सभा की व्याख्या की गई है। अब इस ग्राम सभा में इसका जो मतलब कार्य क्या होगा और इसकी जो संरचना है उसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद आर्टिकल 243C में पंचायतों के गठन को लेकर चर्चा की गई है और आर्टिकल 243D में पंचायत में जो सीटें होंगी उसके आरक्षण के लिए है कि मतलब कितनी सीटें यहाँ पे महिलाओं को मिलेगी, कितनी सीटें SC को मिलेंगी, कितनी सीटें ST को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वर्णित की गई है। किसमें? आर्टिकल 243D में। अब आर्टिकल 243H में करारोपण की शक्तियाँ हैं, अर्थात जो पंचायत हैं वो अपनी सीमा में कुछ टैक्स लगा सकती है, जैसे कि चुंगी कर लगा सकती है, मनोरंजन कर लगा सकती है इत्यादि। जो कर लगाने की जो शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 243H के द्वारा पंचायतों को मिलती है। उसके बाद 243I के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की
बात की गई है। और ये वित्त आयोग का गठन जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि राज्यपाल प्रत्येक 5 साल में करेगा। आर्टिकल 243 के, इसके अंतर्गत पंचायतों में चुनाव का प्रावधान है। और आर्टिकल 243 ओ के अंतर्गत चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। अर्थात जब चुनाव होंगे और कोई विवाद अगर उत्पन्न होता है तो विवाद की स्थिति में जो भी उम्मीदवार होगा वो न्यायालय न जाकर अपनी जो मांग रखेगा, निष्पक्ष चुनाव की जो बात करेगा, वो किससे करेगा? वो करेगा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, आयोग से। ठीक है, यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी मामलों के निपटाने की अंतिम संस्था है। और अगर इसके जो डिसीजन होंगे वो उम्मीदवारों को मानने पड़ेंगे, इसके लिए वो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जो सर्वाधिक गांव है, यहाँ पे गांव का मतलब जो जहाँ पे जिन गांवों में लोग रहते हैं यानी कि आबादी वाले गांव हैं, तो सब सर्वाधिक आबादी वाले जो गांव हैं वो पौड़ी गढ़वाल में है और 3142 ये गांव है। और जो सबसे कम गांव है वो हरिद्वार में है और ये 518 है। अब राज्य में जो सर्वाधिक पंचायतें हैं वो पौड़ी गढ़वाल में है 1212 और सबसे कम पंचायतें 313 हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। और राज्य में जो कुल ग्राम पंचायतें हैं वो 7,954 या इसको आप अप्रॉक्सीमेट 8,000 भी मान सकते हो। अगर ऑप्शन में 8,000 दिया होगा तो आप 8,000 पे भी टिक कर सकते हो। और जो राज्य में कुल न्याय पंचायतें हैं वो 670 है। तो ये हमने पंचायत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस किया। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, नगर निकाय प्रणाली। तो राज्य में जो नगर निकाय प्रणाली या नगरीय शासन की जो शुरुआत हुई थी वो 1916 में हुई थी। और 1993 के 74वें संविधान संशोधन के अनुसार ये जो नगर निकाय है, नगर निकाय को संवैधानिक निकाय बनाया गया और इसके अंतर्गत भी त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई। इसमें जो शीर्ष पे जो है, शीर्षस्थ जो है जो निकाय है वो नगर निगम है। उसके बाद मध्यवर्ती में नगर पालिका आता है और सबसे निचले क्रम में नगर पंचायत का गठन किया जाता है। अब बात करते हैं नगर निगम की। तो नगर निगम का जो गठन होगा वो पर्वतीय क्षेत्र में जो जनसंख्या चाहिए उसके लिए ये 90,000 से अधिक की अगर जनसंख्या है तो पर्वतीय क्षेत्र में नगर निगम का गठन होगा। और मैदानी क्षेत्र में कम से कम 1 लाख से अधिक जनसंख्या का होना अनिवार्य है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसको मेयर कहा जाता है और उपाध्यक्ष को डिप्टी मेयर। और इसके जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। और इन प्रत्यक्ष चुनाव मतलब कि जो नगर की 18 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता होंगे उनके द्वारा इसको चुना जाएगा। और फिर ये जो सभासद या इनको पार्षद भी कहा जाता है, इनका चुनाव भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और नगर की 18+ आयु वर्ग की जो जनता है, मतदाता है, उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। और ये जो डिप्टी मेयर हैं ये इन सभासदों या पार्षदों के द्वारा चुना जाता है और इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और राज्य में वर्तमान में कुल 8 नगर निगम हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि कुल कितने नगर निगम राज्य में हैं। और इसमें जो गढ़वाल में नगर निगम है वो 5 है, जिसमें पहला है देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, फिर रुड़की और फिर आता है कोटद्वार। और वहीं अगर कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर ये 3 नगर निगम हैं। और अभी जो लेटेस्ट नगर निगम बने थे 2017 में, एक ऋषिकेश बना था और एक कोटद्वार बना था, ये बने थे 2017
2017 में। उसके बाद बात करेंगे नगर पालिका की। तो नगर पालिका के गठन के लिए पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 50,000 जनसंख्या और अधिक से अधिक 90,000 की जनसंख्या होनी है, क्योंकि अगर 90,000 से अधिक जनसंख्या होगी तो फिर वो नगर निगम में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैदानी क्षेत्र में यह कम से कम 50,000 जनसंख्या और अधिक से अधिक 1 लाख जनसंख्या होना आवश्यक है, तभी जाके नगर पालिका का गठन होगा। और वर्तमान में राज्य में कुल 41 नगर पालिका हैं, यानी कि 41 नगर पालिकाएँ राज्य में अभी वर्तमान में हैं। और इसके बाद नगर पंचायत। तो नगर पंचायत के लिए भी जो नगर पंचायत गठन का जो प्रावधान है, उसके लिए जो जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्र में होनी चाहिए वो कम से कम, यानी कि जो मिनिमम 5,000 से और मैक्सिमम 50,000 तक होनी चाहिए। और मैदानी क्षेत्र में मिनिमम 5,000 से लेकर अधिकतम 50,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। और वर्तमान में राज्य में कुल 43 नगर पंचायतें हैं। और नगर पंचायतों के जो अध्यक्ष होते हैं और सभासद होते हैं, उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसे हम ग्राम पंचायतों के बारे में पढ़ रहे थे, तो ग्राम पंचायत हो गया या क्षेत्र पंचायत हो गया, तो जैसे हमने पंचायतों में देखा था कि जो जिला पंचायत हो गया और क्षेत्र पंचायत हो गया, उसमें जो अध्यक्षों को चुनाव हो रहा था वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा था। लेकिन नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, इनमें जो अध्यक्षों को चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रीति के द्वारा होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि राज्य में जो 4 धाम हैं, यानी कि जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री है, ये सभी नगर पंचायत के अंतर्गत आती हैं। इनको नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, इन तीनों में चुनाव नहीं होते हैं और केवल यमुनोत्री में ही नगर पालिका के चुनाव किए जाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो राज्य में कुल 116 नगर हैं, लेकिन जो सरकारी गैजेट पे प्रकाशित हुए हैं, तो इनके जो वैधानिक नगर हैं वो कुल 92 हैं, यानी कि 92 नगर हैं। और जो सर्वाधिक नगर हैं वो हरिद्वार में हैं, इनकी संख्या 24 है। और सबसे कम नगर बागेश्वर में है, वो केवल 1 नगर है। और बात करें कंटेनमेंट जोन की, तो ये 9 है और नोटिफाइड एरिया वर्तमान में उत्तराखंड में केवल 1 है। और राज्य में वन पंचायतों का जो गठन किया गया वो 1931 में किया गया। और इसी 1931 में कुमाऊं में वन कानून भी बने थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। बाकी हम इसको अभी जब वन प्रबंधन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। और वन पंचायतों के नियंत्रण में जो राज्य के कुल वन क्षेत्र है, उसका 15.32% क्षेत्र आता है। और वन पंचायतों के अंतर्गत महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। तो ये रहा हमारा आज का पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित टॉपिक। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।